हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा जो पहला जो वीडियो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, उसको आप लोग जरूर देखें। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अगर आप लोग देख लेंगे, वहाँ पर किर्चॉफ्स लॉ को लेकर के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम में भी हम लोग जैसे लूप इक्वेशन जैसे हम लोग सॉल्व किए, उसी तरह के इक्वेशन हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया, अगर हम लोग दो इस तरह का लूप अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए लूप 1 और लूप 2, दोनों ही लूप में दो ईएमएफ सोर्स है हमारे पास, दो सोर्स है, एक का नाम है E1, एक का नाम है E2। दो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स हमारा E1 और E2। अब E1 सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में, उसका नाम दे I1, और E2 सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में, उसका नाम दे I2। Z3 जो इम्पीडेंस है वो दोनों के लिए कॉमन है। अब ये जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर दोनों लूप रहे तो इस लूप में जो करंट का सोर्स है उसके चलते जो करंट होगा I1, और इसमें जो करंट का सोर्स है उसमें जो लूप में जो करंट होगा I2। अगर कोई एक सोर्स को अगर हटा दें हम लोग, इस सोर्स को अगर हम लोग हटा दें, देखिएगा ऐसा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए रेसिप्रोसिटी थ्योरम में। तो यहाँ पर जो E1 के चलते अभी जो करंट जो हमारा होगा उसका नाम हम लोग दिए I1 डैश, क्योंकि कुछ पार्ट तो इधर भी जाएगा और इधर जो पार्ट जा रहा है उसका हम लोग नाम दे रहा है I2 डैश। अब इसी तरह से इस सोर्स को हटा करके अगर इस सोर्स को अगर हम लोग रखेंगे तो इसमें जो करंट जा रहा हमारा उसका नाम हम लोग दिए I2 डबल डैश, और इसमें जो करंट जा रहा है उसका नाम दिया हम लोग I1 डबल डैश। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बता रहा है ना, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम I1 इक्वल टू होना चाहिए I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, और I2 इक्वल टू होना चाहिए I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। सर्किट सेम होगा, इम्पीडेंस हमारा सेम होगा। पहला हम लोग क्या किए, दोनों सोर्स को एक साथ रखे हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या किए, एक एक सोर्स को लिए, एक बार इसको लिए फिर एक बार इसको लिए, और दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जब एक टो को लेके I1 डैश निकालेंगे, I2 डैश निकालेंगे, फिर इसको हटा करके इसको लेकर के फिर I1 डबल डैश I2 डबल डैश निकालेंगे, तब हम लोग को जो मिलेगा I1 डैश और I1 डबल डैश जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू I1, और I2 डैश I2 डबल डैश जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू I2। यही है इस सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। इसमें बोला जा रहा, जो कोई भी सोर्स माने जो एनर्जी का जो सोर्स है उसके चलते जो करंट है, अगर दोनों सोर्स के जगह में एक एक सोर्स को भी इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो उससे जो करंट आएगा, दो बार में एक एक सोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसका और इसका सुपरपोजिशन होने से ही पहला करंट, और इसका सुपरपोजिशन होने से ही वो जो पहला जो I2 करंट हम लोग को मिल जाएगा। ये है इसका स्टेटमेंट। तो अभी हम लोग बात करते हैं जो किर्चॉफ्स लॉ को लेकर के हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए पहले देख लेते हैं, इस लूप के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो इस लूप में हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो है E1। यहाँ पर का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1Z1, यहाँ पर का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1Z3, I1 है कॉमन तो I1Z1 प्लस Z3। लेकिन यहाँ पर इधर से भी तो करंट एक ठो आ रहा, तो इधर का करंट का डायरेक्शन और इधर का करंट का डायरेक्शन, इस केस में रेसिप्रोसिटी थ्योरम में उल्टा हम लोग लिए थे। यहाँ पर देखिए इधर में जो करंट फ्लो कर रहा है ऐसा कर रहा है, और इसके चलते भी जो करंट फ्लो कर रहा है Z3 में डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ये जो I2Z3 और I1Z3 दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन अगर लिखना था E1 इक्वल टू, देखिए क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए था I1Z1 प्लस इसके लिए लिखना चाहिए था I1Z3, इसमें I2 करंट भी पास हो रहा प्लस लिखना चाहिए था I2Z3। तो I1 कॉमन, तो I1 अगर कॉमन लेंगे तो Z1 प्लस Z3 फिर I2Z3। ये हम पहले भी बताया है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, किर्चॉफ्स लॉ में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इक्वेशन 2 में अगर हम लोग देखेंगे, इस लूप 2 को हम लोग देखते हैं। इस लूप 2 में सोर्स है E2, तो E2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर I2Z2 होगा और यहाँ पर I2Z3 होगा। I2 करंट तो फ्लो कर रहा है, यहाँ पर होगा I2Z2, यहाँ पर होगा I2Z3, तो I2 होगा कॉमन, और फिर इसमें तो इधर से भी तो करंट पास हो रहा, तो वहाँ पर होगा कितना वोल्टेज ड्रॉप ना, I1Z3। तो I1Z3 इसके चलते और I2Z2 प्लस I2Z3 इसके चलते, तो ये हम लोग लिख दिए इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 से हम लोग इक्वेशन 2 से E2 इसको इस पार में ले जाइए, इसको इसी पार में रखने दीजिए। तो यहाँ से I1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये Z3 को यहाँ से भी और यहाँ से भी, Z3 को यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो ये I1 का वैल्यू हमारा आ गया। तो I1 का जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में क्या है, E1 Z1 प्लस Z3, I1 के जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर प्लस क्या है Z2 I2। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए ये आएगा, ये जैसा था वैसे ही रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या किए ना, यहाँ पर Z3 को एलसीएम लिए और एलसीएम लेने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर लीजिएगा। ये है आपका Z3 और यहाँ पर भी हम लोग जो Z3 है, ये Z2 Z3 आएगा, यहाँ पर भी कुछ आएगा, तो कुछ टर्म माइनस है, कैंसल आउट हो जाएगा। लास्ट में हम लोग को जो मिलेगा ये पार्ट हम लोग को मिल जाएगा, ये पार्ट। तो ये पार्ट मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पार में ले जाएंगे। इस पार में लेने के बाद ये वाला पार्ट हम लोग का इतना ही बच जाएगा, ये पार्ट। फिर ये जो Z3 है, Z3 को इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, Z3 को यहाँ मल्टीप्लाई करने से माइनस Z3 E1, Z3 को यहाँ मल्टीप्लाई करने से बाई Z3 कैंसल आउट हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 इंटू E2 रहेगा, और इस पार में तो ये वाला पार्ट रह जाएगा। यहीं से हम लोग I2 इक्वल टू क्या होगा, इसके साथ हम लोगों को ये वाला पार्ट डिवाइड करना पड़ेगा। I2 इक्वल टू ये जो पार्ट है उसके साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा मैंने, इसको एक बार इसके साथ डिवाइड कीजिए, इसको एक बार इसके साथ डिवाइड कीजिए। तो पहले हम लोग माइनस E1 Z3 के साथ ये वाला पार्ट को डिवाइड किए, फिर ये वाला पार्ट के साथ ये वाला पार्ट को हम लोग डिवाइड किए। तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ I2 का इक्वेशन हम लोग निकाल दिए, इसको हम लोग ए मान रहे, इक्वेशन ए मान रहे। इसी तरह से हम लोग जैसे यहाँ पर I2 का इक्वेशन जैसे हम लोग निकाले, इसी प्रोसेस में जा करके जैसे यहाँ पर हम लोग I1 का वैल्यू पुट किए, अगर ये जो इस इक्वेशन से हम लोग I1 निकाले, इस इक्वेशन से अगर हम लोग I2 निकालते और I2 की जगह में अगर पुट करते, तो हम लोग का जा करके I2 की जगह में अगर पुट करते तो I1 है, I2 की जगह में जो भी पुट करेंगे तो वो I1 के टर्म में आएगा। फिर सॉल्व करते करते I1 का वैल्यू हमारा आ जाता है। तो I1 का वैल्यू कैसे आता है, देखिए एकदम याद रखिए, खाली 1 के जगह में 2 डालना है। तो E1 था, E2 डालना है। इसी टाइप से Z1 प्लस Z3 था, 1 के जगह में 2 डालना है। E2 था, E2 की जगह में 1 डालना, बाद बाकी जितना भी चीज़ है सब चीज़ सेम रहेगा। तो इसको इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। ये निकल गया हमारा I2, ये निकल गया I1। इसको इक्वेशन ए मानेंगे, इसको इक्वेशन बी मानेंगे। तो ये I2 और I1 का इक्वेशन हम लोग निकाले कब ना, जब E2 और E1 दोनों सोर्स था तब हम लोग निकाले। अब हम लोग एक सोर्स को हम लोग हटा देते हैं। एक सोर्स को हटा देने से आप लोग देख रहे हैं ये एकदम रेसिप्रोसिटी थ्योरम का फिगर जैसा बन गया। खाली अंतर वहां पर जो करंट का जो डायरेक्शन हम लोग लिया था उसमें ऐसा करके करंट का डायरेक्शन लिया था, वही खाली अंतर है। तो इसीलिए करंट में हम लोग माइनस ले रहे थे, अभी हम लोग को प्लस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन निकालेंगे, इस लूप के लिए हम लोग देखते हैं E1 इक्वल टू कितना रहेंगे ना, Z1 I1 डैश, Z1 I1 डैश, इसमें हम लोग क्या डालेंगे Z3 I1 डैश, Z3 I1 डैश है। यहाँ पर भी तो करंट आ रहा है Z3 में कितना I2 डैश, तो Z3 में I2 डैश। इस लूप के लिए अगर इक्वेशन लेंगे, इस लूप के लिए यहाँ पर तो सोर्स नहीं है, कोई सोर्स अगर नहीं है तो सोर्स की जगह में 0 होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इधर से भी तो करंट आ रहा है, इस सोर्स के लिए तो यहाँ पर करंट आ रहा है I1 डैश, और यहाँ पर तो Z3 है तो I1 Z3। यहाँ पर इस सोर्स के लिए यहाँ पर जो करंट है वो I2 डैश है, तो इस जगह में करंट I2 डैश होगा, इस जगह में भी करंट I2 डैश होगा। तो Z3 I2 डैश, फिर यहाँ पर Z2 I2 डैश, एकदम सेम चीज़ है। किरचॉफ लॉ का अप्लाई करेंगे 3 और इक्वेशन 4। तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन 4 से ये अगर इस पार में ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये पार्ट को डिवाइड कर देंगे तो I2 डैश का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। I2 डैश का जो वैल्यू है इसको अगर यहाँ पुट करते हैं तो हम लोग को I1 डैश हम लोग को मिल जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो I1 डैश हम लोग को मिल जाएगा। इसी तरह से फ्रॉम फिगर सी, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, हम यहाँ पर नाम नहीं लिखे, ये फिगर ए है, ये फिगर हमारा बी है, ये फिगर सी है। इस फिगर सी में भी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ, यहाँ पर तो कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ईएमएफ की जगह में 0 होगा। I1 जैसे यहाँ पर E2 जो सोर्स है हमारा, इस E2 सोर्स के लिए ये वाला सर्किट में जो इस वाला लूप में करंट फ्लो कर रहा I2 डबल डैश,
और यहाँ से जो करंट आ रहा है इसमें जो फ्लो कर रहा है I1 डबल डैश। तो पहले हम लोग ये वाला लूप के बारे में बात करते हैं, ये वाला लूप। तो ये वाला लूप में तो सोर्स नहीं है, तो सोर्स के जगह में 0 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Z1 I1 डबल डैश। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Z3 I1 डबल डैश। और Z3 में तो I2 डबल डैश करंट भी जा रहा है, और Z3 तो इसी लूप का पार्ट है, तो Z3 I2 डबल डैश। तो ये इक्वेशन 5 बन गया। और इसके लिए अगर हम लोग ले लेंगे तो E2 तो सोर्स है ही, तो यहाँ पर अगर हम लोग डालेंगे तो Z2 I2 डबल डैश, Z2 I2 डबल डैश। यहाँ पर अगर लेंगे तो क्या होगा, Z3 I2 डबल डैश। और Z3 में तो I1 डबल डैश करंट भी जा रहा, तो Z3 I1 डबल डैश। तो अब अगर इस इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर थोड़ा हम लोग शॉर्टकट गए, माने इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे I2 डैश का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। I2 डैश का वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद, I2 डैश का वैल्यू यहाँ से जो भी एक निकलेगा वो निकालने के बाद यहाँ पर हमको वैल्यू तो पुट करना है, तो I1 डैश निकलेगा। फिर यहाँ I1 डैश हम लोग निकाल करके I1 डैश का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो I2 डैश निकलेगा। मैं बोलना चाह रहे हैं इक्वेशन 3 और 4 को पहले थोड़ा शॉर्टकट में बता दिए थे। इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन से 4 से I2 डैश निकाल करके इक्वेशन 3 में डाल देना, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा I1 डैश का वैल्यू मिल जाएगा। फिर इक्वेशन 4 से I1 डैश का जो वैल्यू वो यहाँ पर डालना है, तो I2 डैश हम लोग को मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 और 4 को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये I2 डैश और I1 डैश का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन 5 और 6 को, जैसे इक्वेशन 6 से I2 डैश का वैल्यू ये वाला मिल रहा है, इक्वेशन 6 ये इधर चला गया, सॉरी इक्वेशन 6 नहीं, इक्वेशन 5 से I2 डबल डैश का जो वैल्यू मिलेगा हमारा, ये इधर गया तो माइनस हुआ, Z3 को डिवाइड कर दिए। तो ये जो I2 डबल डैश का जो वैल्यू है इक्वेशन 5 से जो हमारा मिला, I2 डबल डैश का वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कीजिए, तो I1 डबल डैश का वैल्यू मिल जाएगा। फिर इक्वेशन 5 से I1 डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे, और I1 डबल डैश का वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट करेंगे, तो I2 डबल डैश का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग खाली थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने से हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगा, तो देखिए हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर I2 डबल डैश का वैल्यू इक्वेशन 5 से यहाँ पर सॉल्व किए, तो I1 डबल डैश का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो I1 डबल डैश का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, वो वैल्यू हम लोग को मिलेगा -E2 Z3 Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये हम लोग को वैल्यू मिल गया I1 डबल डैश का। फिर अगर यहाँ से I1 डबल डैश का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो I2 डबल डैश का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। और I2 डबल डैश का जो वैल्यू हमारा पास जो होगा, तो I2 डबल डैश का वैल्यू हमारे पास होगा Z1 प्लस Z3 E2 बाई Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, तो बहुत ही इजी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका नाम हम लोग दे रहे हैं ई इक्वेशन, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं एफ इक्वेशन। तो देखिए ABCDEF हमारे पास 6 इक्वेशन आ गए। अब देखिए इक्वेशन ए अगर हम लोग को प्राप्त करना है, इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए में हम लोग क्या है हमारे पास ना, इक्वेशन ए में हमारे पास है, इसको रब कर देते हैं। इक्वेशन ए में हमारे पास है I2 इक्वल टू ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ये वाला Z3E1 और नीचे में तो है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे I2 डैश। फिर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ से मिल रहा है, देखिए F से मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस I2 डबल डैश। फिर इक्वेशन बी से I1 बराबर क्या है, ये वाला पार्ट हम लोग को कहाँ पर मिला, देखिए इस जगह में मिला, तो I1 बराबर I1 डबल डैश प्लस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में हम लोग सॉरी हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये है I1 डैश। या तो इसको आगे हम लोग कर सकते हैं I1 डैश, और इसको पीछे लिख सकते हैं I1 डबल डैश, एक ही बात है।
तो हम लोग क्या देखें ना, I2 इक्वल टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश और I1 इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। इस फिगर में I1 इक्वल टू क्या है, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश और I2 इक्वल टू क्या है, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। यही है सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, अगर कोई दो मेश में दो सोर्स से जिसके चलते करंट I1 और I2 होगा, अलग अलग मेश में अलग अलग लूप में, अगर कोई एक सोर्स को अगर हम लोग कंसिडर करें पहले और फिर और एक सोर्स को कंसिडर करें थोड़ा सा बाद में, उसके बाद जो हमारा इक्वेशन जो आएगा, I1 का जो इक्वेशन आ रहा था दोनों सोर्स के चलते, जब एक ही सोर्स रख करके जब इक्वेशन निकालेंगे तो वो निकलेगा I1 डैश। जब और एक सोर्स को इस्तेमाल करके इक्वेशन निकालेंगे वो निकालेगा I1 डबल डैश। और I1 इक्वल टू होगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। इसी टाइप से I2 इक्वल टू होगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। इसका मतलब I1 डैश और I2 डैश का सुपरपोजिशन करेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो I1 मिलेगा, इसको और इसको सुपरपोजिशन करेंगे तो हमको I2 मिलेगा। इसीलिए इस थ्योरम का नाम रखा गया सुपरपोजिशन थ्योरम। माने दो ईएमएफ को दोनों लूप में एक साथ रखने से जो होगा, अलग अलग रखने से भी करंट वही हम लोग को मिलेगा। यही वो बोलना चाह रहा सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आज के वीडियो में इतना ही।